हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज। इस पूरे पाठ्य पुस्तक का पाठ तीसरा, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस पाठ का भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वाले पाठ में बतलाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने भारत के बारे में विविध जानकारी हमें इस पुस्तक के माध्यम से दी है। जिस पुस्तक का निर्माण उन्होंने अहमदनगर के जेल के अंतर्गत रहकर शुरू किया था, और आज हम उन्हीं के पुस्तक के अंतर्गत का पाठ तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इस सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी हमारे पास आज उपलब्ध है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता अर्थात क्या कि ये अगर आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व के जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता यह भी सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी, और इसीलिए कहा गया है कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई, और लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। शुरू में इसके जब अवशेष मिले तो सिंधु नदी के किनारे या हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर इस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, इसलिए शुरू में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। परंतु बाद में जब सिंधु नदी के किनारे इसके अवशेष मिले और इसकी समानताएं जब इसमें दिखाई दी तो फिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन अर्थात खुदाई होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया। अर्थात उन्होंने यह बतलाया कि जो हड़प्पा सभ्यता जिस नाम को हम बता रहे हैं, या जो मोहनजोदाड़ो के स्थान पर जो अवशेष मिले हैं, जिस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, वह सिंधु सभ्यता की ही है। अर्थात सिंधु सभ्यता यह इतनी दूर तक फैली हुई एक विस्तृत सभ्यता थी। अब हमारे पाठ में इस सभ्यता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपना विवेचन और विश्लेषण किया है। नेहरू जी के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में वह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जितनी विकसित सभ्यता के होने का उल्लेख कम ही देखने को मिलता है। अर्थात नेहरू जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पूर्व यह सभ्यता अपने आप में जितनी विकसित प्रोग्रेसिव यह सभ्यता थी, उस जमाने में इतनी विकसित सभ्यता होने के प्रमाण आज कम ही देखने को मिलते हैं। नेहरू जी के अनुसार ये अपने आप में एक विकसित सभ्यता थी। उस विकास को
मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी देश के विकास के लिए वह अपने आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध निर्माण करता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा समृद्ध बनती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी सिंधु घाटी के सभ्यता में बसने वाले लोगों ने उस समय के मेसोपोटामिया, फारस और मिस्र की सभ्यताओं के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए थे, जिसके तहत व्यापार के तहत वहाँ के लोग यहाँ और यहाँ के लोग वहाँ पर जाया करते थे। साथ ही साथ ये उस समय की अपने आप में एक बहुत बड़ी उत्तम नागर सभ्यता थी। नागर अर्थात नगरीय सभ्यता, जिसे हम बोलते हैं कि शहरी सभ्यता, सुसंस्कृत सभ्यता और बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता। अगर आप इस चित्र में देख रहे हैं तो उन्होंने अपने मकानों को बनाने के लिए भी ईंटों का उपयोग किया हुआ है। इस तरह के जो एक मकान दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई एक छोटा सा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। साथ ही साथ दो घरों के बीच पानी के बहाव के लिए कुछ नालियां भी दिखाई दे रही हैं। मतलब कहीं भी इस चित्र से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहुत पुरानी 5000 साल वर्ष पहली कोई सभ्यता है। ऐसा लग रहा है इस चित्र को देखकर कि आज हम ये किसी एक विकसित गांव का चित्र देख रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि यह अपने समय की एक बहुत बड़ी उत्तम नागर सभ्यता अर्थात नगरीय सभ्यता थी। ये उसकी एक विशेष बात मानी जाएगी। नेहरू जी के अनुसार आधुनिक भारत को 6-7 हजार साल पुरानी इस सभ्यता से जोड़ता है। आधुनिक भारत यानी आज का जो हमारा भारत है, इस भारत को यह सभ्यता 6-7 हजार साल पुरानी इस सभ्यता से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आज के आधुनिक भारत में जिन जिन तकनीकों का उपयोग हम कर रहे हैं, उस तकनीक के उपयोग के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देते हैं। अर्थात उस समय के लोगों ने आज जो हम विकसित सभ्यता के जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उस प्रकार की तकनीकों का उपयोग उन्होंने उस समय भी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी। इसीलिए नेहरू जी ने इसे भारतीय सभ्यता की भोर वेला कहा है, जो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि आरंभ से ही विकसित सयाने रूप में विद्यमान थी। भोर वेला यानी सुबह सुबह, मतलब अभी सूर्योदय होने ही वाला है और फिर सूर्योदय होने के साथ दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और धीरे धीरे वह एक विकसित उसका विकास होते जाता है, परंतु यहाँ पर 5000 वर्ष पुरानी यह सिंधु सभ्यता होते हुए भी अपने आप में यह पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने सुंदर वस्तुओं का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए उपयोगी ज्यादा ठेर चिन्हों और अच्छे हमामों, हमाम अर्थात यहाँ पर या गुसलखाना या जिसे हम आजकल के हमारे इसमें वॉशरूम या हमारा बाथरूम कहते हैं, तो उस समय में उन्होंने नहाने के लिए इस प्रकार के बाथरूम का निर्माण किया था। जब नदी घाटों पर वो जाते थे तो महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए वहाँ पर एक प्रकार के कमरे वहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर महिलाएं इसका उपयोग करती थी। साथ ही साथ नालियों का तंत्र का भी निर्माण उन्होंने किया था, यानी कि हमारे घरों में जो भी पानी उपयोग किया जाता है और जो खराब पानी है उसको बाहर निकालने के लिए आज हम नालियों का उपयोग करते हैं कि नालियों के माध्यम से, नलों के पाइप के माध्यम से वो पानी नालियों में जाता है और नालियों के माध्यम से फिर वह एक बड़े पाइप के जरिए हम उसे शहर के बाहर ले जाते हैं। परंतु ये तकनीक आज हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस प्रकार की तकनीक का उपयोग सिंधु सभ्यता में भी वहाँ उस समय के लोगों ने किया है, जिसने आगे चलकर भवन निर्माण व जल निकासन प्रणाली, जल निकासन यानी निष्कासन करना, यानी कि गंदे पानी को अपने नालियों के माध्यम से नगर से बाहर ले जाने की जो प्रणाली है,
जो पद्धति है और भवन निर्माण, आज जो हम ईंटों का जो घर बनाते हैं, उस दोनों पद्धतियों का मार्ग इस सिंधु घाटी सभ्यता ने प्रशस्त किया। अर्थात ये दोनों पद्धतियों का अवलंब सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोगों ने किया था और आज भी हम उसी सभ्यता और उसी टेक्निक का उपयोग अपने घरों को बनाने के समय करते हैं और ये सब कुछ संभव हो सका सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो के कारण ये संभव हो सका, ऐसा नेहरू जी का मानना है। अब इस सभी चर्चा के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले सब विशेषता हमारे सामने आती है, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, अपने आप में उसका पूर्ण विकास हुआ है, ऐसी वह सभ्यता थी। दूसरा, इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध कायम किए थे। तीसरी विशेषता है, इस सभ्यता में नागर सभ्यता बड़ी उत्तम थी, अर्थात उस समय की नगरीय सभ्यता अपने आप में एक उत्तम सभ्यता थी। अगली विशेषता है, इस सभ्यता ने अपने उपयोग में लाने वाले बहुत सारे सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया, यहाँ तक कि मिट्टी के घड़ों का उपयोग भी उस समय लोगों के द्वारा किया जाता था। घर की जरूरतों के जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती थी उन चीज़ों का उन्होंने निर्माण उस समय किया था, इसके अवशेष हमें मिलते हैं। तो सुंदर वस्तुओं का निर्माण ही नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए उपयोगी ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण उस समय किया गया था और साथ ही साथ इस सभ्यता ने भवन निर्माण व जल निकासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो इतनी विकसित सभ्यता जो हमें 5000 साल, हमारे इतिहास को, भारतीय सभ्यता को 5000 वर्ष पुराना इतिहास देती है, तो इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस विषय में विभिन्न विद्वानों के कुछ मत सामने आते हैं। देखते हैं कि वो मत क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। पहला मत है जिसके अनुसार कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, पर इसके प्रमाण किसी के पास नहीं है। आकस्मिक दुर्घटना जैसे कोई भूकंप हो या इस तरीके से कुछ हुआ होगा उस समय और इस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, परंतु ऐसा कुछ हुआ है इसके प्रमाण हमें इतिहास में उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी और नदी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें भयंकर बाढ़ भी आती थी, क्योंकि सिंधु नदी अपने आप में एक विशाल नदी थी और वह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी और शायद इन्हीं बाढ़ों के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। जो तीसरा मत है जिसके अनुसार कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मौसम परिवर्तन से जमीन सूख गई होगी, अर्थात मौसम परिवर्तन होना अर्थात वहाँ पर सूखा पड़ गया होगा और जिसके कारण शायद लंबे समय तक वहाँ पर बारिश हुई नहीं होगी और जिसके कारण जमीन सूख गई और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। वह उपजाऊ जमीन पर अपनी खेती करते थे और अपना भरण पोषण करते थे और सूखा पड़ने के कारण जमीन सूख गई, जिसकी वजह से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल गई। और इस मत के कुछ सबूत भी, कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे खुदाई के दौरान जब उत्खनन हुआ, जमीन की खुदाई की गई, तब मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खंडहर, जो अवशेष हमें मिले हैं वो बालू की सतह अर्थात रेत के नीचे दबे हुए मिले, उन अवशेषों के ऊपर रेत जमी हुई मिली। तो बहुत सारे विद्वानों के अनुसार जो तीसरा मत है कि विद्वानों के अनुसार बालू के कारण, रेत के कारण जमीन की सतह अर्थात जमीन नीचे धंसती गई और जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर अपने मकानों को ऊंचा उठाना पड़ा और आखिरकार वह इस बातों से परेशान होकर यहाँ से चले गए होंगे और इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हुआ होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं।
और ये जो तीसरा मत है वह सर्वमान्य मत है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये तीसरा मत बहुत सही लगता है, प्रमाणबद्ध लगता है, क्योंकि बदलते मौसम के कारण उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदल जाना और इस सभ्यता के अंत की शुरुआत रहा होगा। धीरे धीरे यहाँ की जमीन यह बंजर बनती गई और खाने पीने के भरण पोषण के प्रश्न निर्माण होने के कारण लोग यहाँ की यह सभ्यता नष्ट हुई होगी, क्योंकि एक सभ्यता एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक प्रगति की ओर अग्रसर होती रही, वो यूं ही नहीं उजड़ सकती। यदि कोई दुर्घटना घटी होती, जैसे कि दो प्रमाण में क्या कहते हैं कि अगर कोई दुर्घटना घटी होती तो वैसे प्रमाण अवश्य मिलते। दूसरा जो मत सामने आता है कि बाढ़ आई होगी, तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आती है और जिसके कारण कुछ हिस्सा तहस नहस भी हो जाता है, परंतु इससे कभी कोई सभ्यता या वह जगह बर्बाद होती है ऐसा हमें नहीं दिखता है, क्योंकि आज भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आती है, परंतु ऐसे बाढ़ तो हर दूसरे वर्ष आती है, पर इससे बर्बादी हो, पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता और इसके समर्थन में कोई मत भी हमें उपलब्ध नहीं होता। इसलिए विद्वानों के द्वारा जो तीसरा मत है इसकी सहमति सभी ने मानी है और यह माना है कि सभ्यता का अंत मौसम के परिवर्तन के कारण रहा होगा, क्योंकि मौसम ने उनकी कृषि संबंधी व भरण पोषण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न किया होगा और साथ ही साथ वहाँ की भूमि को रेगिस्तान में तब्दील किया गया, जिसके कारण इस सभ्यता को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तीसरा मत है आपके सामने जो आता है, वह तीसरा मत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में। तो आज के भाग में हमने क्या क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमने जाना कि यह कितनी प्राचीन सभ्यता है और इसका प्रमाण कैसे मिला, ये सामने दुनिया के सामने इसको किसने लाया, ये हमने जाना। साथ ही साथ हमारे पाठ के अंतर्गत नेहरू जी ने इस सभ्यता के विषय में किन किन बातों का विवेचन किया, ये हमने जाना और जिस आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखा और उसके अंत के बारे में भी हमने चर्चा की। तो आशा करती हूँ कि आज का जो पहला भाग है इसके आधार पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भाग का विश्लेषण अच्छे से समझ लिया होगा। भाग के अगले भाग में हम इस पाठ का